बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एग्जामिशन सर्टिफिकेट्स पे लेक्चर की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारा ये सेकंड लेक्चर है। इसमें अब मैं ये बताऊंगा एग्जामिशन सर्टिफिकेट किन मेजर सेक्शंस के अगेंस्ट दिए जाते हैं। तो ये वो मेजर सेक्शंस हैं जिनके अगेंस्ट एग्जामिशन सर्टिफिकेट मिलता है। सेक्शन 148 जो कि टैक्स ऑन इंपोर्ट पे लगता है, सेक्शन 150 जो कि डिविडेंड देने पे लगता है। इनका जब एग्जामिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर इन पे एडवांस टैक्स नहीं कटता या विद फाइनल टैक्स मिनिमम टैक्स जो नहीं कटेगा। सेक्शन 151 जो प्रॉफिट ऑन डेट पे है। सेक्शन 152 जो है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। सेक्शन 153 जो है ये पेमेंट फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट जो है उसमें एडवांस टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा अगर इसका सर्टिफिकेट मिल गया है। सेक्शन 154A एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 233 ब्रोकरेज एंड कमीशन पे है। सेक्शन 234 टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स पे है। सेक्शन 235 इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे है और सेक्शन 236 टेलीफोन एंड इंटरनेट यूज़ पे है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 148 की, जिसके तहत इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स विद हेल्ड किया जाता है। कमर्शियल इंपोर्टर करता है तो उससे 6% या 5.5% किया जाता है। मैन्युफैक्चरर करता है तो 1-2 आगे कुछ परसेंटेज की जाती है। तो अब सेक्शन 148 इंपोर्ट स्टेज पे एग्जाम्पशन का जो है वो किस तरह से लॉ डेवलप हुआ ये बताया जाएगा कि अर्लियर SRO 947I ऑफ 2008 डेटेड 5 9/2008 प्लांट एंड मशीनरी एंड स्पेसिफिक एंटिटीज़ पे एग्जाम्पशन शुरू हुई। देन रिसेंड होने के बाद SRO 1020/1/2020 डेटेड 7 जनवरी 2020 को आया। देन क्लास 72B ऑफ पार्ट 4 ऑफ द सेकंड शेड्यूल फॉर द रॉ मटेरियल विद प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन अंडर SRO 717I ऑफ 2014 डेटेड 7 अगस्त 2014 को आया। इसके तहत फिर पहले सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे था, फिर उसके बाद रॉ मटीरियल्स पे भी एग्जाम्पशन मिलनी शुरू हो गई। नो SRO जो करंट कर रहा है प्रीवेल वो है 715I ऑफ 2020 डेटेड 12 अगस्त 2020 इनकॉर्पोरेट इन रूल्स में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो ये ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो रूल 40 है एग्जाम्पशन आर लोअर रेट सर्टिफिकेट अंडर 159 किसको दिया जाएगा। एग्जाम्पशन आर रिड्यूस रेट ऑफ सर्टिफिकेट रूल 40D क्या है। इंपोर्ट अंडर एन एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट अंडर 159 एप्लीकेशन ऑन आयरस पे दी जाएगी। जब एप्लीकेशन आ जाती है तो फिर क्या होगा। कंडीशन फॉर एग्जाम्पशन इनकम केसेस ऑफ 100% टैक्स क्रेडिट द कमिश्नर में कैरी आउट such verification as he may consider necessary of the certain inter alia whether such goods are relevant to the activity of taxpayer whose income is exempt from tax under the ordinance or is subject to 100% tax credit under section 100C of the ordinance। तो कमिश्नर जो है वो वेरीफाई करेगा कि जो जिन गुड्स के अगेंस्ट एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ले रहा है क्या वो इसमें आती हैं कि उसको एग्जाम्पशन मिलती है या नहीं मिलती। Similar goods previously imported by the taxpayer has not been supplied to its associate or other person or non-arm's length। तो क्या अगर एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेके जो प्रीवियस इन्होंने इंपोर्ट की थी वो कहीं अपनी एसोसिएट को तो नहीं दे दी या आर्म्स लेंथ किसी अपने को तो नहीं वो गुड्स सप्लाई कर दी बजाय उसको मैन्युफैक्चर करने के। ये भी चीज़ कमिश्नर उसको वेरीफाई करेगा। देन द कमिश्नर में विद इन 15 days ऑफ द एप्लीकेशन by the taxpayer through an order in writing approach such quantity of goods कि क्या कितनी जो एप्लीकेशन आएगी उसमें मेंशन होगी कि कितनी क्वांटिटी आ रही है। as it may deems to be fit imported by the person without collection of taxes under section 148 of the ordinance। एक तो ये है कि वो देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या उसका यूज़ सही कर रहे हैं, पहले जो इन्होंने किया था वो भी ठीक किया था। ये करने के बाद वो उनको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। या फिर क्या होगा रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द टैक्स पेयर, जहाँ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। पार्ट 7 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल तो पार्ट 8 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। देन क्या है
जी रूल 40E इंपोर्ट अंडर द रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट, ये तो फुल पेमेंट के भी था और रिड्यूस रेट पे भी आ। टैक्स पेयर इज डिजायर्ड ऑफ द इंपोर्टिंग गुड क्लासीफाई अंडर पार्ट 3 ऑफ द 12th शेड्यूल एज अ रॉ मटेरियल फॉर इट्स ओन यूज एट द रिड्यूस रेट, कि अब टैक्स पेयर जो है वो रिड्यूस रेट पे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहता है और वो इंपोर्ट करके उस पे इनकम टैक्स से एग्जाम्पशन लेना चाहता है। तो एग्जाम्पशन लेने के लिए क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा ऑन IRS। अब इसका भी सेम प्रोसेस होगा कि कमिश्नर वेरीफाई करेगा उनकी जो आ रही है अपना क्या उसने जो चीज़ें मंगवाई हैं वो कहीं अपने एसोसिएट को जो आर्म्स लेंथ किसी और को तो नहीं बेच दी, उसने रॉ मटेरियल में यूज़ की है, मशीनरी इंस्टॉल्ड है, मशीनरी पे काम हो रहा है, तो फिर वो रॉ मटेरियल उसमें यूज़ करेगा। ये सारी चीज़ें कमिश्नर वेरीफाई करने के बाद उसको या तो सर्टिफिकेट दे देगा या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। तो हम इसको भी इसकी पढ़ लेते हैं, ला क्या कहता है। कंडीशन फॉर रिड्यूस रेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। दी साइट प्लान ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि रॉ मटेरियल अब ले रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का या तो साइट प्लान होगा कि वो उतनी देर में मशीनरी इंस्टॉल हो जानी है, या फिर ये है कि मशीनरी इंस्टॉल्ड है और उसके लिए लग रहा है। Manufacturing unit indicating that the location, premises and detail of the total area, covered area, manufactured area and separate storage area of the manufacturing goods factory, rejection and wastage, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं उसको मंगवाया जाएगा कि वो क्या क्या इंपोर्ट करना चाह रहा है और उसका क्या एरिया है, फैक्ट्री कैसे लगी हुई है वो चेक की जाएगी। कंप्लीट डिटेल ऑफ एंड टाइप्स ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड, मशीनरी जो इंस्टॉल है उसकी पूरी डिटेल देखी जाएगी कि पूरी मशीनरी इंस्टॉल है और इस पे ये रॉ मटेरियल इसमें क्या यूज़ भी होगा। द इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डे एंड द एवरेज प्रोडक्शन पर डे फॉर द लास्ट 2 टैक्स ईयर, पिछले 2 साल की देखी जाएगी कि क्या उसकी पर डे प्रोडक्शन क्या है और ये कितना मटेरियल कंज्यूम करेगी। एंड द कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फ्लो प्रोसेस क्या है कि कैसे रॉ मटेरियल आता है, क्या मैन्युफैक्चर होता है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, फिनिश गुड्स क्या हैं, वो कहाँ गोदाम में रखी जाएंगी, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। देन उसके बाद आ जाएगा स्टेज एट विच द लोकल एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल शैल बी कंज्यूम्ड, के लोकल भी कंज्यूम हो रहा है तो जो है इम्पोर्टेड भी हो रहा है, तो इम्पोर्टेड क्या ये कंजम्पशन ही होती है या किसी और को बेच दिया जाता है, ये भी चेक किया जाएगा। दिस स्टेज एट विच द फिनिश गुड्स शैल बी मैन्युफैक्चर्ड, किस स्टेज पे गुड्स बनेंगी। इन्वेंट्री स्टेटमेंट, कंजम्पशन स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट रेशो, यानी कि ये चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ेगी कि इन्वेंट्री स्टेटमेंट क्या है, कितनी मंगवाई, कितनी वर्क इन प्रोसेस में है, कितनी फिनिश गुड्स में है। कंजम्पशन स्टेटमेंट क्या है, इनपुट आउटपुट रेशो क्या है, कितना रॉ मटेरियल डालते हैं, कितना आउटपुट निकलता है। एंड लोकली प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड गुड्स फॉर द लास्ट असेस टैक्स ईयर की क्या है, एंड द पीरियड स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द लास्ट असेस टैक्स ईयर एंड द एंडिंग ऑफ द डे विच द एप्लीकेशन अंडर रूल 1 इज़ मेड एंड। तो वो इस तरह से एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें जो मैंने बयान की हैं ये बताई जाएंगी। एन एस्टिमेट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर द सब सेक्शन 4A ऑफ द सेक्शन 140 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो एडवांस टैक्स लेना है उसका एस्टिमेट लिया जाएगा। इफ़ नॉट ऑलरेडी फर्निश्ड, अगर पहले नहीं बना हुआ तो फिर क्या होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टैक्स पेयर शैल नॉट रिक्वायर टू फर्निश द डॉक्यूमेंट and data under clause A, B and taxpayer have granted the reduced rate certificate under the rules and previous tax year and the taxpayer submitted a declaration to effect that there is no change in the particular specific clause A and B, कि उसमें उसको देखा जाएगा कि उन्होंने कोई चेंज नहीं की, पिछले साल की तरह है, तो फिर उनको दे दिया जाएगा रिड्यूस रेट पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जे के रूल 40 इंपोर्ट अंडर द रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट की जो हम बात कर रहे हैं उसी की बात आगे चल रही है। ऑन रिसीट ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सब रूल 1 द कमिश्नर में आफ्टर वेरिफिकेशन इट कंसिडर्ड नेसेसरी calculate and quantity of raw material allowable to the import during the tax year reduce rate which shall be compared according to the following formula 125% multiply by A minus B multiply by 1 plus C, where A is the lesser of previous year's import or consumption of the raw materials. B is the raw material available with the taxpayer at the time of application, and C is the percentage change in turnover
estimated under section 147 compared to the last preceding year. No each HS code वाइज डिटेल इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरह से मुकम्मल छानबीन के बाद जब वो कमिश्नर के पास आ जाएगी, कमिश्नर इस फार्मूला एक लगाएगा, इस फार्मूले के तहत यानी कि उसको 25% इंक्रीज़ हो जाएगी तो पिछले टैक्स ईयर से, तो इस तरह उसको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रूल 48 इम्पोर्ट अंडर रिड्यूस रेट का एप्लीकेशन आ गई। अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद Commissioner may within 15 days of the application by the taxpayer through an order in writing approve such quantity of goods as it may deem fit to imported by the person and such goods were classified under part 2 of the 12th schedule or reject the application. These order are the quarterly reviewed by the board. तो अब ये सारी जैसे मैंने प्रैक्टिस पिछले 2-3 पेज पे बताई कि सारी वेरिफिकेशन करने के बाद, पिछले साल से कंपेयर करने के बाद, फार्मूला लगाने के बाद जो इसकी आ जाएगी क्वांटिटी, उसकी कमिश्नर अप्रूव कर देगा एप्लीकेशन और उसको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। या अगर ये चीज़ें पूरी ना हो सकी तो अल्टीमेटली वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये सारे जो ऑर्डर्स होंगे जितने भी इसमें हुए हैं वो सारे क्वार्टरली जो है वो बोर्ड रिव्यू करेगा। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं कि सेक्शन 148 प्रिवेलिंग रेट्स फर्स्ट शेड्यूल्स विद 12th शेड्यूल की बात हो रही है। तो इसमें जैसे कि हम अगर ये मैं आपको बताऊं तो पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स क्लासिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द 12th शेड्यूल जो होंगे उनके लिए 1% ऑफ द इंपोर्ट वैल्यूज़ एज इंक्रीज्ड बाय द कस्टम्स ड्यूटी, सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स क्लासिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द 12th शेड्यूल होगा, उसका 2% होगा ऑफ इंपोर्ट वैल्यू एंड इंक्रीज बाय द कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी। पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स क्लासिफाइड इन पार्ट 3 ऑफ द 12th शेड्यूल होगा तो उसके लिए 5.5% ऑफ द इंपोर्ट वैल्यू एज इंक्रीज बाय द कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी प्रोवाइडेड दैट द रेट स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। In the case of manufacturer covered under the rescinded notification SRO 11251 2011 dated 31st December 2011 as stood for 28th June and import item covered under the aforesaid SRO। तो ये SROs की डिटेल है। तो अब in case of imported of CKD or kits of the electric vehicles for the small cars and SUVs with 50 kWh battery and below, the LCVs with 150 kV battery below and such persons। तो ये SRO की इधर बता दिया गया है शेड्यूल में किस तरह से होंगे। अब रूल 40F आ गया, मॉनिटरिंग बाय द कमिश्नर। रूल 40F मॉनिटरिंग बाय द कमिश्नर क्या है? द कमिश्नर or an officer authorized by the commissioner shall have free access to the premises, registered office and other places where the stock, business record, documents required under the rules kept maintains whose business activity covered under the rule, and such office may at any time inspect the goods stock record, data, document, correspondence, accounts, statements and other records, verify, enter alive the following namely। अब ये जो रूल 40F है उसके तहत मॉनिटरिंग कर सकता है कमिश्नर या कमिश्नर अपने किसी बंदे को एंगेज कर सकता है कि वो ये जो स्टॉक है जो रिड्यूस रेट पे आया है, स्टॉक जिसकी एग्जाम्पशन दी हुई है, क्या ये स्टॉक अवेलेबल है, वो स्टॉक उधर ही कंज्यूम हो रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, उसके खाते देखे जा सकते हैं, अकाउंट्स में क्या चीज़ आ रही है क्या जा रही है, ये सारी जो है अलाउ करता है ला के उसको देखे। The production capacity and the stock consumption as started by the taxpayer, production capacity क्या है और कब स्टार्ट हुआ है ये भी देखा जाएगा। And the raw material being imported in the line where manufacturing activity or capacity and it's being used by the raw material on use only, कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चर खुद उस मटीरियल को यूज़ करेगा जिस पे एग्जाम्पशन मिली है। The commissioner may conduct audit of the consumption, production and sale of the last tax year which returns of the income has been filed and at time of during the year order verify the quantum and annual production in accordance with the consumption of raw material and input output efficient। तो कमिश्नर जो है जिसकी ये कंजम्पशन सर्टिफिकेट, जिसका एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दिया गया है, उसका ऑडिट भी कर सकता है कि वो क्या उन्होंने
जितनी चीज़ मंगवाई थी, जो की थी कंजप्शन उसके मुताबिक हुई है, ऑडिट करने के बाद इसकी सारी वेरिफिकेशन होगी। अब आते हैं हम 148 के बाद है सेक्शन 152 पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंट पर्सन। अब क्योंकि हमारे फॉलोअर में बहुत सारे नॉन रेजिडेंट पर्सन थे, तो इसलिए मैंने ये भी डिटेल में ही थोड़ी सी बात की है। डिटेल में इसलिए किया था कि तमाम हमारे जो नॉन रेजिडेंट क्लाइंट हैं वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह समझ जाएं। तो एवरी पर्सन पेइंग एन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, मतलब नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं कि वो किसी को रॉयल्टी अगर हम पे कर रहे हैं, आर फी फॉर द टेक्निकल सर्विसेज, जहाँ किसी नॉन रेजिडेंट से टेक्निकल सर्विसेज ली हैं उनको फ़ी कर रहे हैं। टू नॉन रेजिडेंट पर्सन दैट इज़ चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 6 shall deduct tax from the gross amount paid at the rate specified in division 4 of the part 1 of the first schedule। तो अगर किसी से नॉन रेजिडेंट से आप टेक्निकल सर्विसेज ले रहे हैं या रॉयल्टी किसी को दे रहे हैं तो उसका टैक्स डिडक्ट होना होता है एज पर लॉ। एवरी पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल आर पार्ट इंक्लूडिंग द पेमेंट बाई वे ऑफ एडवांस टू द नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ को हर जो बंदा एग्जीक्यूट करने पे पेमेंट जब करता है, ए कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन असेंबली इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू सच प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में बाई अदर कॉन्ट्रैक्ट आर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज रेंडर्ड रिलेटेड टू देयर ऑन, या किसी कंपनी को कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहा है, आधा कॉन्ट्रैक्ट और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहा है रेंडर्ड बाय टीवी सैटेलाइट चैनल और अदर डिडक्शन टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट पेएबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट सच स्पेसिफाइड इन डिवीजन 2 पार्ट 3 एंड फर्स्ट शेड्यूल। द टैक्स डिडक्टिबल अंडर सब सेक्शन 1A 1AA 1AAA shall be minimum tax on the income of the non-resident in respect to payment mentioned there। तो नॉन रेजिडेंट की जितनी भी ये होगा तो ये मिनिमम और फाइनल टैक्स होगा। तो इसमें पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंट होगी तो क्या होगा, 2A के तहत एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मेकिंग द पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग द पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस पैरामीटर्स permanent establishment pay to the permanent established in Pakistan of the non-resident person for the sale of goods except where the sale is made by the importer or the goods under the section 148 in respect of such good has been paid and goods are sold in the same condition, जहाँ जो उनको गुड्स सप्लाई की जाती हैं परमानेंट एस्टेब्लिश को, लेकिन इम्पोर्टेड के अलावा जो कि उन्होंने अपने ही इस्तेमाल में करनी है। फॉर द रेंडरिंग ऑफ अदर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जहाँ उनसे सर्विसेज ली जाती हैं, एंड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अदर दैन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स आर रेंडरिंग ऑफ द प्रोवाइडिंग सर्विसेज shall at the time of making the payment deduction tax from the gross amount payable including sale tax if any at the rate specified in division 2 and the part 3 of the first schedule। तो इस लॉ के तहत उससे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा। टू बी टैक्स डिडक्टिबल अंडर सब सेक्शन 2A शैल बी मिनिमम टैक्स, तो वो मिनिमम टैक्स होगा प्रोवाइडेड दैट टैक्स डिडक्टिबल अंडर क्लास ए सब सेक्शन 2A शैल नॉट बी मिनिमम टैक्स वेयर द पेमेंट आर रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय द कंपनी बी एम मैनुफैक्चर्ड सच गुड्स। अगर वो सेल ऑफ गुड्स के रिलेटेड होंगी तो वो फिर मिनिमम टैक्स नहीं होगा। सब सेक्शन 4A द कमिश्नर मे ऑन एप्लीकेशन मेड इन, अब आ गई बात एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट की। पहले तो वो टैक्स लगने की बात थी और टैक्स उसमें विद हेल्ड करने की बात थी, अब है एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट की बात हो रही है। तो ये गौर से सुनने की बात है कि द कमिश्नर मे ऑन एप्लीकेशन मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बाय द recipient payment refer to the subsection 1A having permanent establishment in Pakistan or by a recipient of a payment referred to as subsection 2A as the case may be। तो जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या दूसरी जिसका टैक्स विद हेल्ड हो रहा है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देते हैं। एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज द कमिश्नर थिंक फिट, तो कमिश्नर उसमें उनको इंक्वायर करता है, उसकी इंक्वायरी करता है जो कि वो समझता है कि ये बेहतर है। अलाउ बाई ऑर्डर इन राइटिंग द केस वेयर द टैक्स डिडक्टिबल अंडर सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2A आर इन 4 इज नॉट मिनिमम टैक्स, एनी पर्सन मेक द पेमेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट रिड्यूस रेट बट सच रिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द 80% ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन द सेट डिवीजन। तो वो उसको एक सर्टिफिकेट एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आप जो है
इसकी एग्जाम्पशन कर लें, इसकी विद हेल्ड कर लें, इसकी डिडक्शन कर लें, लेकिन जो डिडक्शन है आपकी वो मैक्सिमम जो है 80% तक वो रिडक्शन हो सकती है, 80% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब अगर हम 152 वही चल रहा है हमारा, पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंट पर्सन की बात करें, 4B द कमिश्नर में इन केस ऑफ पेमेंट दैट constitute a part and overall agreement of the cohesive business operations as referred in paragraph 2 and sub clause G clause 41 of the section 2, application made by the person making the payment and after making such inquiry as commissioner think fit allow by the order in writing to the person make payment after deduction of the tax equal to the 20%, 20% जो है वो बाजार है वो पेमेंट विद हेल्ड होगी and tax chargeable in such payment under subsection 1A provided that the credit of the tax so deducted shall be available to the permanent established। तो जो टैक्स विद हेल्ड हुई है, मतलब 20% 80% की एग्जाम्पशन मिल गई, 20% विद हेल्ड हुई है, तो वो 20% का उसको क्रेडिट मिल जाएगा एज ए नॉन रेजिडेंट अकाउंटिंग ओवरऑल प्रॉफिट अराइजिंग ऑन द ओवरऑल कोहेसिव ऑफ ऑपरेशन। तो ये यहाँ तक थी हमारी इम्पोर्ट पे 148 के तहत जितनी एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिलता है और नॉन रेजिडेंट और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को जो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो बात हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। तो ये उसका पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप चाहते हैं कि टैक्स को सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको इसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।